नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। आप देख रहे हैं देश डायरी और मैं हूं साबिता ठाकुर। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे दलहन के बफर स्टॉक पर सृजन नीति के बारे में। जानेंगे बिहार के लिए क्या है अच्छी खबर, बताएंगे चेन्नई के बाढ़ पीड़ितों को कैसे मिलेगी राहत, समझेंगे छत्तीसगढ़ के सुरक्षा परिसर केंद्र के बारे में, साथ ही बताएंगे क्या है CSIR की नई तकनीक। केंद्र सरकार ने दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अच्छी वृद्धि तो की ही है, साथ ही पहली बार दलहन के बफर स्टॉक पर भी सृजन नीति तैयार की है। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि देश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार ने इस वर्ष सभी दलहनों का समर्थन मूल्य 250 रुपए से 275 रुपए बढ़ाया है। सरकार ने पहली बार दलहन के बफर स्टॉक के सृजन की नीति बनाई है। इसके अंतर्गत बफर स्टॉक को निर्धारित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अभी तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही दलहन खरीदती थी, लेकिन इस बार बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार दलहन का क्रय कर रही है, जिससे दलहन की कीमतों के उतार चढ़ाव को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही किसानों को उचित मूल्य भी मिलेगा। ब्रिक्स देशों के बीच ऊर्जा बचत और ऊर्जा समक्षता पर समझौते पत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ब्रिक्स समकक्षों के बीच ऊर्जा बचत और सक्षमता की सहयोग को मजबूत करने और इसे ज्यादा विकसित करने के लिए तैयार समझौते के पत्र को मंजूरी दे दी है। इन देशों के बीच समानता और परस्पर लाभ के आधार पर ऊर्जा बचत और समकक्षा के लिए सहयोग को बढ़ाया जाना है। इस समझौते पत्र के तहत ब्रिक्स देश ऊर्जा और ऊर्जा सक्षमता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के समग्र कार्यक्रम की संभावना तलाशेंगे। इसके तहत ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में साझा परियोजनाओं, उपयोगी तरीके के इस्तेमाल के साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा। आने वाले अगले 5 सालों में बिहार की जनता की सेहत में बड़ा सुधार आने वाला है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 5 नए मेडिकल कॉलेज को खोलने की घोषणा की है। बिहार में आने वाले 5 सालों में 5 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इसके अलावा जिन अस्पतालों में 4 बेड के गहन चिकित्सा कक्ष है, वहां 10 बेड का ICU बनाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में बिहार में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। साथ ही सभी नए और पुराने मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर झीलों पर देखा जा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नए अध्ययन में इसका दावा किया है कि दुनिया भर की झीलें बहुत तेजी से गर्म हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर की झीलों का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। तापमान में ये वृद्धि महासागरों और वातावरण की तापमान वृद्धि से ज्यादा है। अगर यही हाल रहा तो भविष्य में पानी की आपूर्ति का खतरा मंडरा सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित शोध में 25 साल तक 235 झीलों के अध्ययन में ये बात सामने आई है। अध्ययन में कहा गया है कि अगली सदी तक पानी का ऑक्सीजन इस्तेमाल करने वाले शैवालों में 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार में सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्य सरकार जल संसाधन विभाग में बड़ा बदलाव कर रही है, जिसके तहत बाढ़ नियंत्रण के कामों और सिंचाई के कामों के लिए जल संसाधन विभाग को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है। बिहार सरकार ने अपने जल संसाधन विभाग के पुनर्गठन का फैसला लिया है। इसके तहत विभाग को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें पहला हिस्सा बाढ़ नियंत्रण के लिए काम करेगा, जबकि दूसरा सिंचाई क्षमता के निर्माण पर ध्यान देगा। इन दोनों हिस्सों के लिए इंजीनियर भी अलग अलग होंगे। इसके लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को 1 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुल खेती योग्य भूमि 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की है, लेकिन उसमें से महज 21 लाख हेक्टेयर तक ही सिंचाई का पानी पहुंच पाता है।
प्रदेश में युवाओं के बढ़ते पलायन की समस्या को रोकने के लिए राज्य सरकार 242 गांवों को आदर्श गांव बनाने वाली है, जिसके अंतर्गत सरकार गांव में ही खेती से जुड़ी सभी सुविधाओं को मुहैया कराएगी। उत्तर प्रदेश के 242 गांवों को आदर्श गांव बनाने की योजना है। इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने अपने वाराणसी दौरे के समय दी है। इस योजना के तहत आने वाले गांवों में सरकार खाद, पानी, कृषि संयंत्र समेत अन्य सभी सुविधाएं मुहैया कराएगी। ग्रामीण युवाओं को खेती से जोड़ा जाए, जिससे रोजगार के लिए युवाओं को शहरों की ओर रुख करने को मजबूर न होना पड़े। साथ ही सरकार हर जिले में सामुदायिक कृषि संयंत्र केंद्र खोलने जा रही है। परिवार टूटने का नकारात्मक असर तो घर के सभी सदस्यों पर पड़ता है, लेकिन एक संशोधन से पता चला है कि सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव लड़कियों पर पड़ता है। परिवार के टूटने का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खासतौर से लड़कियां इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के शोधकर्ताओं ने बताया है कि एकल अभिभावक, सौतेले अभिभावक या लिव इन रिलेशनशिप वाले परिवारों में बड़ी होती लड़कियों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लड़कों से ज्यादा प्रभावित होता है। शोधकर्ताओं ने शोध के लिए नेशनल लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ऑफ एडोलसेंट हेल्थ के 13 वर्षों की अवधि के दौरान 90,000 किशोरों से एकत्रित किए गए आंकड़ों की मदद ली है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं देश डायरी में एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से तो मदद मिल ही रही है, साथ ही इन लोगों की मदद के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक ने भी एक पैकेज का ऐलान किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। आने वाले नए साल पर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के 24 जिलों को खाद्य सुरक्षा कानून का तोहफा दिया है। साथ ही खाद्य सुरक्षा कानून प्रदेश में 2 चरणों में लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर समेत 24 जिलों में नए साल से खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने वाला है। केंद्र सरकार इन जिलों को हर महीने अनाज आवंटन करेगी। आवंटन के अनुसार इन जिलों के लिए हर महीने 1.25 लाख टन गेहूं और 73,000 टन चावल मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में ये कानून अब 2 चरणों में ही लागू होगा। पहला चरण 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। दूसरा चरण मार्च 2016 से प्रस्तावित है। कानून लागू होने के बाद इन जिलों में अंत्योदय श्रेणी के लगभग 8 लाख परिवारों को पहले की तरह हर महीने 15 किलो गेहूं और 20 किलो चावल मिलता रहेगा, पर नए आधार पर चयनित गरीब परिवारों को प्रति यूनिट की दर से 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा, जिसके तहत करीब 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल और झारखंड की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार युवाओं को सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण देने के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐसे केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव दिया है जो राज्य में युवाओं को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण मुहैया कराएगा। इस केंद्र का प्रबंधन और परिचालन राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी करेगी, जो निजी सुरक्षा प्रशासन के क्षेत्र में काम कर रही है। ये प्रशिक्षण केंद्र पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थापित केंद्रों की तर्ज पर ही होगा। इस कदम का मकसद राज्य में युवाओं को कौशल विकास संवर्धन का प्रशिक्षण देना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निजी सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की दिशा में कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से तो मदद मिल ही रही है, साथ ही इन लोगों की मदद के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक ने भी एक पैकेज का ऐलान किया है। चेन्नई में बाढ़ और बारिश से जानमाल का बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में नेशनल हाउसिंग बैंक ने घरों को आवास वित्त कंपनियों की मदद से फिर बनाने और रिपेयर करने के लिए पुनर्वित्त सहायता का ऐलान किया है। इसके तहत लोगों के लिए 100 करोड़ रुपए 6.50% की रियायती ब्याज दर पर निर्धारित की गई है। एनएचसी के एमडी श्रीराम कल्याण रानम ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ये प्रभावित क्षेत्रों को उनके घर फिर से बनाने और रेनोवेट करने में मदद साबित हो सकता है।
राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी मिल गई है, जिससे प्रदेश में आने वाले साल में 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने, राजस्थान राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन, विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व आदेश 2015 लाने और प्रदेश के विभिन्न जिलों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें 2037 करोड़ रुपए का निवेश होगा और करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही आप बिजली का बिल घर बैठे अपने स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन ही जमा करवा सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन ने पेटीएम, एम-पैसा मोबाइल वॉलेट कंपनियों के साथ करार किया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल और एटीएम से बिल जमा करने की सुविधा शुरू की जा रही है। कॉर्पोरेट पेटीएम, एम-पैसा मोबाइल वॉलेट कंपनियों के साथ करार करने जा रहा है। साथ ही पावर कॉर्पोरेशन कई बैंकों के एटीएम के जरिए बिल जमा करने की तैयारी कर रहा है। पावर कॉर्पोरेशन को उम्मीद है कि नई सुविधाओं के शुरू होने से ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी। साथ ही अलग अलग बैंकों के एटीएम के जरिए भी बिजली के बिल जमा करने की सुविधा होगी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए विश्व बैंक भी जुड़ गया है, जिसके तहत विश्व बैंक ने भारत को 1.5 अरब डॉलर का ऋण दिया है। विश्व बैंक ने महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.5 अरब डॉलर के कर्ज को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद 2019 तक भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने सभी नागरिकों को बेहतर साफ सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने और खुले में शौच को समाप्त करने के अभियान में मदद करना है। विश्व बैंकों के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 2.4 अरब लोगों के पास स्वच्छ माहौल में रहने की सुविधाएं नहीं है और इसमें 75 करोड़ से अधिक भारत में रहते हैं। कर्ज का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन के लिए किया जाएगा। कहां बन रहा है स्मार्ट शौचालय, बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश डायरी। आने वाले साल 2016 तक भारत के 100 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई फ्री होने वाला है। इस कड़ी में भारतीय रेलवे का साथ देने के लिए गूगल भी जुड़ गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया सप्ताह का आयोजन इस बार 13 फरवरी 2016 को मुंबई में किया जाएगा। इस आयोजन में इस बार 70 देशों से 1000 से भी अधिक कंपनियां हिस्सा लेने वाली है। भारत सरकार 13 फरवरी से मुंबई में मेक इन इंडिया 2016 सप्ताह आयोजित करने वाली है। मेक इन इंडिया आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मेक इन इंडिया सप्ताह देश में अब तक का सबसे बड़ा प्रचारात्मक अभियान है। इसमें 70 देशों की 1000 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। यह आयोजन मुंबई के बांद्रा कुर्ला परिसर में आयोजित होगा, जिसका थीम नवाचार, डिजाइन और टिकाऊपन रखा गया है। बिहार के लोगों के लिए जल्द ही शुद्ध पीने का पानी और स्वच्छ शौचालय मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत करने वाली है। बिहार में सभी परिवारों को शुद्ध पीने का पानी और हर घर में शौचालय के निर्माण का लक्ष्य हासिल करने की पहल राज्य सरकार ने कर दी है, जिसके तहत विभाग की ओर से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चलाकर शौचालय विहीन घरों में शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इस लक्ष्य को हर हाल में हासिल करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सौंपा है। पीएचईडी की समीक्षा बैठक में उन्होंने इस लक्ष्य से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार मॉडल तैयार कर 15 जनवरी तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आने वाले साल 2016 तक भारत के 100 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई फ्री होने वाला है। इस कड़ी में भारतीय रेलवे का साथ देने के लिए गूगल भी जुड़ गया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसके तहत भारत के 100 रेलवे स्टेशनों को अगले साल तक वाईफाई फ्री किया जाएगा।
सुंदर पिचाई ने हैदराबाद स्थित गूगल के दफ्तर में और भी इंजीनियरों की भर्तियों पर भी जोर दिया है। वहीं मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर यह सुविधा जनवरी से लागू हो जाएगी। रेलवे ने गूगल इंडिया की अनुषंगी इकाई के साथ समझौता किया है, जिसके तहत देश भर के 400 स्टेशन में वाईफाई की व्यवस्था की जाएगी। पटना के लोग अब नगर निगम से जुड़ी समस्याएं जैसे स्ट्रीट लाइट, कूड़ा कचरा की शिकायत अपने स्मार्टफोन के जरिए ही दूर कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपना पटना ऐप से जुड़ना होगा। पटना के लोगों को नगर निगम की नागरिक सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलने वाली है। पटना को स्वच्छ और स्मार्ट बनाने की कवायद के बीच नगर विकास विभाग ने अपना पटना नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को नगर विकास मंत्री महेश्वर हजारी ने लॉन्च किया है। ऐप को लॉन्च करने का मकसद नगर निगम से जुड़े कार्यों के साथ साथ ठोस कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट से लेकर होल्डिंग टैक्स जैसी होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से शिकायत करने वाले लोगों को भी व्हिसल ब्लोअर कहा जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित होने वाले शाही स्नान की घोषणा कर दी गई है। आने वाले साल यानी 22 अप्रैल 2016 से सिंहस्थ महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, जिसमें इस बार 3 शाही स्नान आयोजित होंगे। सिंहस्थ महाकुंभ 2016 की घोषणा हो चुकी है। सिंहस्थ का पहला स्नान 22 अप्रैल को होगा। वहीं 9 मई और 21 मई को दूसरा और तीसरा शाही स्नान होगा। शाही स्नान की ये तारीख अखाड़ा परिषद की मीटिंग में तय की गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ वर्ष 2016 में 22 अप्रैल से शुरू होकर 21 मई तक चलेगा, जिसमें साधु संतों के 10 शैव और 3 वैष्णव अखाड़े शामिल हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है, जिनमें 30 लाख विदेशी लोग शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार को 9,000 करोड़ तक का राजस्व मिल सकता है। जल्द ही दिल्ली को सोलर पैनल लगे स्वचालित स्मार्ट शौचालय मिलने वाले हैं। इससे गंदगी की समस्या तो दूर होगी ही, साथ ही बिजली बचत में भी कारगर होंगे। दिल्ली में ऑटोमेटिक शौचालय बनाए जाएंगे। ये शौचालय सोलर पैनल और अन्य सुविधाओं से लैस होंगे। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की ओर से तैयार किए गए इन स्मार्ट शौचालयों के लिए उत्तरी नगर निगम की ओर से हाल ही में टेंडर खोले गए हैं। इन शौचालय में सेंसर लगा होगा। व्यक्ति के अंदर जाते ही लाइटें जल जाएंगी। साथ ही स्टेनलेस स्टील की गोल शौचालय सीट होने से गंदगी और जंग की समस्या भी नहीं रहेगी। इन्हें सड़क के किनारे फिट किया जाएगा। 6 सीट वाले इन स्मार्ट शौचालयों में 1 सीट अशक्त जनों के लिए होगी, जिनमें बाहर से ही व्हील चेयर के लिए रैंप होगा। दिल्ली वालों को मस्ती करने और घूमने फिरने के लिए एक और जगह मिल गई है। दिल्ली सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए संजय लेक एडवेंचर पार्क का निर्माण करवाया है। दिल्ली सरकार ने जॉइंट प्रोजेक्ट के तहत संजय लेक पर एक खास तरह का एडवेंचर पार्क तैयार किया है। मयूर विहार इलाके में बने इस एडवेंचर पार्क को दिल्ली सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट और डीडीए ने पीपीपी मॉडल के तहत तैयार किया है। इस पार्क में पहली बार एडवेंचर गेम्स को भी मौका दिया गया है। साथ ही ट्री टॉप कोर्स, आर्चरी, पैडल ड्राफ्ट्स और वॉलीबॉल समेत कई गेम्स भी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और टूरिज्म मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने इस एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किया है, जिसके बाद से इस पार्क को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-498-0000, साथ ही 0011।